बाजार में एक बड़ी सी गाड़ी नैना के आगे आकर रुकी। नैना ने उस गाड़ी की तरफ नहीं देखा। गाड़ी वाले ने एक दो बार हॉर्न दिया, लेकिन नैना ने उसे इग्नोर कर दिया। और जब लगातार नैना उस गाड़ी वाले के हॉर्न को इग्नोर करती रही, तो उसने शीशा खोलकर नैना की तरफ आवाज लगाते हुए कहा, हेलो मैडम, आप यहाँ क्यों खड़ी हैं? कुछ परेशान नजर आ रही हैं। नैना ने जैसे ही उस गाड़ी वाले की तरफ देखा, वो एक बार फिर ये देखकर हैरान रह गई कि वो अर्जुन है। वो मुस्कुराते हुए लहंगे का पैकेट पकड़कर गाड़ी की तरफ बढ़ी और शीशे से अर्जुन को हाथ हिलाते हुए हेलो कहा। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, मौसम इतना खराब हो रहा है, आप यहाँ क्यों खड़ी हैं? क्या बारिश में भीगने का इरादा है? लेकिन आपके हाथ में तो काफी सामान नजर आ रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि आपका ऐसा कोई इरादा है। नैना ने मुस्कुराते हुए कहा, मिस्टर अर्जुन पुरोहित, आपको हर बार मेरी परेशानी कैसे पता चल जाती है? हर बार आप एक सुपरमैन की तरह मुझे परेशानी से निकालने बाहर आ जाते हैं। क्या आप मेरी जासूसी कर रहे हैं? अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, वैसे मैं एक बिजनेसमैन हूँ और सच कहूँ तो जासूसी करना मुझे बिल्कुल भी नहीं आता। लेकिन अगर आपको ऐसा लग रहा है तो अब मैं क्या कर सकता हूँ? ये तो शायद भगवान ही बता सकते हैं कि मैं आपके रास्ते में, या फिर ये कहूँ कि आप मेरे रास्ते में अक्सर क्यों आने लगी हैं। अर्जुन की बात सुनकर नैना मुस्कुराने लगी। उसने अर्जुन से कहा, मिस्टर पुरोहित, क्या आप एक बार फिर से इस मजबूर लड़की का साथ देंगे, मेरी मदद करेंगे? अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल मिस नैना शर्मा, मैं आपकी पूरी मदद करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि शायद भगवान ने मुझे जन्म ही आपकी मदद के लिए दिया है। और ऐसा कहकर अर्जुन जोर जोर से हंसने लगा। नैना भी जोर से हंस रही थी। अर्जुन ने गाड़ी का लॉक खोल दिया और नैना ने तारा का लहंगा गाड़ी की बैक सीट पर रखने के लिए बैक डोर खोला। अर्जुन ने एक बार फिर हैरान होते हुए कहा, मिस नैना, मुझे तो लगा था कि अब हम एक दूसरे को जानने पहचानने लगे हैं। क्या इस बार भी आपको मुझे ड्राइवर बनाने का इरादा है? नैना ने दरवाजा बंद करते हुए कहा, बिल्कुल भी नहीं, बस ये सामान रख रही थी, मैं भी आती हूँ। और ऐसा कहकर नैना ने फ्रंट डोर खोला और मुस्कुराते हुए अर्जुन के साथ आकर बैठ गई। अर्जुन ने ध्यान से नैना की सीट बेल्ट लगाने में मदद की और फिर नैना ने अर्जुन से कहा, वैसे सच में इस वक्त मुझे लिफ्ट की बहुत जरूरत थी। एक भी रिक्शा रुकने के लिए राजी नहीं था और मेरे पास मेरी दीदी का शादी का लहंगा था। अगर कहीं भीग जाता तो बड़ी मुश्किल हो जाती। और अभी नैना अर्जुन को ये सब बता ही रही थी कि तभी जोर से बारिश होने लगी। अर्जुन ने हंसते हुए कहा, लो, बारिश शुरू हो गई। वैसे मैं बिल्कुल सही समय पर आया हूँ। तो फिर आपको कहाँ छोड़ना है मिस नैना? कभी कभी तो मुझे लगता है कि कहीं सचमुच पिछले जन्म में मैं आपका ड्राइवर तो नहीं था। अर्जुन की बात सुनकर नैना एक बार फिर हंसने लगी और अर्जुन उसकी उन्मुक्त हंसी में कहीं खो गया। अर्जुन नैना को लेकर उसके घर की गली तक पहुंच गया था। बारिश अभी भी हो रही थी, लेकिन अब हल्की हो गई थी। नैना ने अर्जुन से कहा, आई होप इस बार आपको किसी जरूरी मीटिंग में तो नहीं जाना है ना? और अगर ऐसा है तो मैं आपसे कहूंगी कि आप मेरे घर कम से कम एक कप चाय पीने तो आ ही सकते हैं, अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए नैना से कहा, सॉरी नैना, लेकिन अभी भी मुझे किसी अर्जेंट काम से कहीं जाना है। एक्चुअली मेरे दादाजी की तबीयत ठीक नहीं है। मैं बस कुछ दवाइयाँ लेने यहाँ आया था और तुम नजर आ गई, सोचा तुम्हारी मदद करता चलो। अब मैं चलता हूँ, लेकिन वादा करता हूँ एक ना एक दिन तुम्हारे घर जरूर आऊंगा। नैना ने अपना छाता खोला और अपना सामान निकालकर अर्जुन को धन्यवाद कहा और आगे बढ़ गई। नैना मुस्कुराते हुए आगे जाने लगी कि दोबारा पलटकर भागती हुई गाड़ी की तरफ आने लगी, जैसे कुछ भूल गई हो। नैना को ऐसे अपनी गाड़ी की तरफ आते हुए देखकर अर्जुन हैरानी से मुस्कुरा रहा था और मन ही मन सोच रहा था, कितनी मासूमियत है इसमें। नैना उसके पास आई और उससे कहने लगी, वैसे होली वाले दिन मेरी दीदी की शादी है, आप आना जरूर। अभी मेरे पास कार्ड नहीं है, मैं आपको भेज दूंगी, आप अपना एड्रेस मुझे दे दीजिए। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम रहने दो नैना, मैं शादी में जरूर आऊंगा। अब तुम्हारा घर तो मुझे पता ही है ना, तुम कार्ड भेजने की फॉर्मेलिटी मत करना, मैं वैसे ही आ जाऊंगा। अर्जुन की बात सुनकर नैना ने कहा, आना जरूर, आपके बगैर शादी अधूरी लगेगी, क्योंकि देखा जाए तो आज दीदी का लहंगा आपकी वजह से ही सुरक्षित घर पहुंचा है। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए नैना से कहा, अरे भाई, ये तो सिर्फ एक लहंगा है, तुम तो ऐसे बात कर रही हो जैसे मैंने तुम्हारी दीदी को सुरक्षित तुम्हारे घर पहुंचाया हो। अर्जुन की बात सुनकर नैना हंसने लगी और एक बार फिर वो अर्जुन को बाय बोलकर अपने घर की तरफ आने लगी। नैना मनी मन सोच रही थी कि काश ऐसा कुछ हो जाए कि आप मेरी दीदी को मिल जाए। मेरी दीदी आप जैसा ही एक खूबसूरत और दिल का नेक लड़का डिजर्व करती है। काश आप उन्हें मिल जाओ, काश आपकी बात सच हो जाए। नैना यही सब सोचते सोचते मुस्कुराते हुए घर के अंदर आई और सीधे तारा के कमरे में चली गई। नैना को इतना खुश देखकर तारा ने नैना से कहा, अब तुम इतना क्यों मुस्कुरा रही हो? लहंगा तो मेरा तैयार हुआ है, मुझे खुश होना चाहिए। नैना ने मुस्कुराते हुए कहा, आज कोई मिला था जिसे देखकर मेरे दिल में ढेर सारे अरमान जाग गए, बस कुछ सोचकर मुस्कुरा रही थी। लेकिन मुझे पता है कि आपने हमेशा यही समझा है कि दोस्ती अपने बराबर वालों से ही होनी चाहिए। लेकिन आपको क्या बताऊं दीदी, इस बार दोस्ती की पहल मैंने नहीं की, इस बार दोस्ती की पहल उसने की। वो बहुत अच्छा है, काश मैं उसे आपसे मिलवा पाती, या काश कहीं ऐसा हो जाए कि मेरी जगह उस दिन आप वहां होती और उससे मिलती, तो आपको पता चलता कि दुनिया में कितने अच्छे लोग भी हैं। नैना अपनी ही धुन में अर्जुन की तारीफ किए जा रही थी, लेकिन वो अर्जुन की तारीफ इसीलिए नहीं कर रही थी कि वो अर्जुन को पसंद करने लगी, बल्कि वो तारा के सामने जानबूझकर अर्जुन की तारीफ कर रही थी ताकि किसी तरह तारा का मन बदल सके। अर्जुन की तारीफ सुनकर तारा ने नैना से कहा, नैना, मैंने कब कहा कि दुनिया में अच्छे लोग नहीं हैं, पर सबकी अपनी अपनी कुछ मजबूरी होती है। मैं फिलहाल राकेश से शादी करने के लिए मजबूर हूँ और अब इस फैसले से मुझे कोई नहीं हटा सकता है। और हाँ, अगर तुम चाहते हो तो इस अजनबी से तुम्हारी शादी के लिए मैं माँ से बात करूँ तो मैं तैयार हूँ। तारा के मुंह से ये सुनकर नैना ने अपनी आंखें निकालकर दोनों हाथ हिलाते हुए तारा से कहा, अरे नहीं नहीं दीदी, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है, मैं तो बस कुछ और ही सोच रही थी। खैर छोड़िए, मैं जानती हूँ ये सब पॉसिबल है ही नहीं, आप ये लहंगा ट्राई कर लीजिए।
तारा ने बुझे हुए मन से लहंगा उठाया और पहनकर बाहर आ गई। नैना ने ऊपर से नीचे तक तारा को देखा और फिर सीटी बजाते हुए उसने तारा को गले से लगा लिया। नैना ने तारा से कहा, खुद ही जानकर देख लो, पता चल जाएगा कि मेरी दीदी कितनी खूबसूरत है। सच में दीदी, ये लहंगा तुम्हारे ऊपर बहुत अच्छा लग रहा है। ये गुलाबी रंग, इस रंग में तो तुम और भी ज्यादा निखर रही हो। उस राकेश की तो लॉटरी लग गई है। और दीदी, क्या सचमुच तुम पूरे मन से इस शादी के लिए तैयार हो? क्योंकि एक बार की हाँ का मतलब हाँ ही होता है, और मैं माँ और हमारे परिवार की बदनामी। तारा ने एक फीकी मुस्कान देते हुए नैना से कहा, नहीं नहीं, माँ और भाई भाभी जब नहीं चाहते हैं तो फिर अब मैं क्या कहूँ। खैर छोड़ो, अब ये लहंगा उतार कर रखो, फिटिंग तो ठीक आई है, कोई जरूरत नहीं है कुछ भी करवाने की। नैना ने मायूसी से कहा, पर आपका मन? तारा ने नकली मुस्कुराहट लाते हुए कहा, मेरा मन तो शादी के नाम पर ही खुश होते, कम से कम सब झंझटों से मुक्ति पा लूंगी। रोज रोज भाभी के ताने और माँ के चेहरे पर शादी ना होने का दर्द तो नहीं देखना पड़ेगा। फिर जिसमें सब खुश उसमें मैं भी खुश। अभी नैना और तारा बात कर ही रही थी कि तभी आंगन में हलचल हो गई। नैना कमरे से बाहर निकल कर आई तो देखा कि उसकी बुआ, मौसी और बाकी रिश्तेदार आने शुरू हो गए थे। नैना ने चहकते हुए कहा, वाह, अब लग रहा है ना शादी वाला घर। चलो आप लहंगा उतार कर इस पैकेट में रख देना, मैं नीचे जा रही हूँ, भाभी की नाश्ता सर्व करने में मदद करूंगी। नैना की बात सुनकर तारा के चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आई। उसका चेहरा उतर गया था। उसने बेमन से लहंगा उतारा और फोल्ड करके अपनी अलमारी में रख दिया। नैना नीचे आ गई और सभी मेहमानों से मिल रही थी। नैना को इस बात की तो खुशी थी कि सभी मेहमान आ रहे हैं, लेकिन वो साथ ही साथ इस बात से परेशान थी कि उसकी दीदी राकेश से शादी क्यों कर रही है। वो हर बार तारा को इस फैसले को बदलने के लिए कहती रही, लेकिन तारा टस से मस नहीं हो रही थी। मोहल्ले की औरतें आ गई थी और गाना बजाना शुरू हो गया था। आज हल्दी की रस्म थी। राधिका जी ने यशोधरा जी को बुलाया था और यशोधरा जी ने हमेशा की तरह प्रियांश से वहां चलने के लिए कहा था, लेकिन प्रियांश ने साफ मना कर दिया कि वो वहां नहीं जाएगा। इस वजह से यशोधरा जी भी आज तारा के फंक्शन में नहीं आ पाई। राधिका जी घर के कामकाज, शादी की तैयारियां, कपड़े, गहने, हर चीज बहुत बारीकी से कर रही थी। बेचारी चेहरे पर थकान लिए और होठों पर मुस्कान लिए सबका स्वागत कर रही थी। अंदर ही अंदर वो भी परेशान थी, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें इस बात का भी सुकून था कि तारा की शादी हो जाएगी तो कम से कम उनकी एक जिम्मेदारी पूरी हो जाएगी। उसके बाद सिर्फ नैना रह जाएगी। अनिल बाहर से फलों और लड्डू की टोकरियां बनवाकर ले आया था, जो तारा के ससुराल जानी थी। राधिका जी ने अनिल से कहा, बेटा मैंने जो गहने तारा के लिए बनवाए थे वो सारे गहने यशोधरा जी के लॉकर में रखे हैं। उनसे कह देना कि वो निकलवा देगी और आज शाम को सारे जेवर साथ में लेकर आना। माँ की बात सुनकर अनिल अपने कामों में लग गया। वो बेचारा भी जिम्मेदारियों के तले दबा हुआ था। घर की जिम्मेदारी, अपने परिवार की जिम्मेदारी और फिर तो बहनों की जिम्मेदारी। सब कुछ करना एक अकेले आदमी के लिए इतना आसान नहीं था, लेकिन अनिल अपनी बहनों के लिए सब कुछ कर रहा था और वो भी खुशी खुशी। अनीता भी ठीक ही थी। वो मुंह से बहुत कुछ कहती थी, लेकिन जब अनिल उसे समझाता था तो वो ठीक भी हो जाती थी। शादी के कामों में वो भी राधिका जी का पूरा साथ दे रही थी। हल्दी की रस्म शुरू हो गई थी। तारा को नैना नीचे लेकर आई और मंडप के नीचे बिठा दिया। सभी औरतों ने एक एक करके तारा को हल्दी लगाना शुरू कर दिया। तारा की मौसी ने राधिका जी से कहा, वैसे राधिका, ये होली वाले दिन शादी का मुहूर्त, ये बात कुछ समझ नहीं आई, होली पर शादी कौन करता है? राधिका जी ने मुस्कुराते हुए अपनी बहन से कहा, वो ऐसा है कि लड़के वालों को बहुत जल्दी थी। महीने के अंत में लड़के को वापस अपनी नौकरी ज्वाइन करनी थी, इसलिए उन लोगों को बहुत जल्दी थी कि जल्द से जल्द शादी करा दे। अब होली के अलावा और कोई मुहूर्त था ही नहीं, और इसीलिए पंडित जी ने कहा कि भगवान का नाम लेकर होली वाले दिन ही शादी कर दो। वैसे तो सारे ही दिन भगवान के होते हैं, अब जो है सो है। पहले ही रिश्ता कहाँ मिल रहा था, अब जब मिला है तो उनकी बात भी माननी पड़ेगी। अपनी मनमानी करेंगे तो कहीं ये रिश्ता भी हाथ से न चला जाए। यही सोचकर मैंने ज्यादा उनसे कुछ नहीं कहा। मुहूर्त भी उन्हीं लोगों ने निकलवाया था। अब मेरी बेटी की रक्षा और उसके परिवार की रक्षा भगवान करेंगे। राधिका जी की बहन सुषमा जी ने राधिका जी से कहा, वो सब तो ठीक है, लेकिन होली के हुड़दंग में थोड़ी परेशानी होती है। और तुम्हें तो पता है कि बनारस की होली, बाप रे बाप, कितना हुड़दंग मचता है, सारी गलियां भरी होती है। तुम्हारी बारात कैसे आएगी? राधिका जी ने मुस्कुराते हुए कहा, बारात तो रात को आएगी, होली दिन को खेली जाएगी और मेरे भोलेनाथ सब कुछ ठीक कर देंगे। मुझे उन पर पूरा भरोसा है, वो मेरी बेटियों के लिए सब कुछ अच्छा करेंगे। सुषमा जी मुस्कुराने लगी। उन्होंने राधिका जी से कहा, हाँ हाँ ठीक है, अब ज्यादा क्या सोचना। और फिर सभी लोग गाने बजाने में लग गए। शाम को अनिल यशोधरा जी के सारे गहने ले आया था और उसने गहने लाकर राधिका जी को देते हुए कहा, ये संभाल कर रख देना। राधिका जी ने थोड़ा परेशान होते हुए कहा, यही तो समस्या है, घर इतना छोटा है, 3 ही कमरे हैं, एक में तुम लोग रहते हो, एक में नैना और तारा। तुम्हारे कमरे में भी मेहमान भरे हुए हैं और मेरे कमरे में भी सिर्फ तारा और नैना का कमरा खाली है। मैंने जानबूझकर उनके कमरे में किसी को नहीं ठहराया ताकि तारा को थोड़ा आराम मिल जाए। ऐसा करती हूँ कि ये सारे गहने तारा के कमरे में ही रखवा देती हूँ। उससे कह दूंगी कि वो थोड़ा ख्याल रखे और अलमारी लॉक ही रखे। अनिल ने राधिका जी को सारे गहने दे दिए और राधिका जी ने सारे गहने तारा को देते हुए कहा, इन्हें संभाल कर अपनी अलमारी में रख देना बेटा, तुमसे शादी वाले दिन मांगूंगी। वैसे भी मेरी याददाश्त इतनी कमजोर हो गई है कि कुछ याद ही नहीं रहता, और शादी के घर में भी कोई चीज मांगता है तो कभी कोई खाने का सामान पूछता है। बाप रे, मेरा तो दिमाग ही हिल जाता है, सारी चीजें एक साथ याद ही नहीं रहती है। और ऐसा कहते हुए राधिका जी ने तारा को सारे गहने पकड़ा दिए।
वो बेचारी इतनी थकी हुई लग रही थी कि पूछो ही मत। तारा को गहने देकर वो जैसे ही मुड़ी, तारा ने उनका हाथ पकड़कर उन्हें रुकते हुए कहा, आप बहुत परेशान है ना माँ, मैंने आपको बहुत परेशान कर दिया ना। तारा की बात सुनकर राधिका जी ने उसके गाल पर हाथ फेरते हुए कहा, ऐसा क्यों कहती हो, बेटियों की शादी में तो माँ को काम करना ही होता है और इस दिन के लिए तो हर माँ तरसती है। बड़ी मुश्किल से ये दिन आया है, अब तुम उदास मत हो, मैं ठीक हूँ। तारा ने प्यार से अपनी माँ के गाल पर हाथ फेरते हुए कहा, तुम बहुत अच्छी हो माँ, मैं शायद तुम्हारे लायक नहीं, तुमने मुझे बहुत प्यार दिया, बहुत अच्छी तरह से पाला पोसा। पापा के जाने के बाद तुमने मुझे किसी चीज की कोई कमी नहीं होने दी, लेकिन मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर पाई। और इतना कहकर तारा फूट फूट कर रोने लगी। राधिका जी की आंखों में भी आंसू आ गए थे। उन्होंने तारा को गले लगाते हुए कहा, ऐसी बातें मत करो बेटा, तुम तो मुझे भी रुला दोगी। तुम तो मेरी सबसे प्यारी बेटी हो, सबसे समझदार। तुमने तो कभी मुझसे कुछ मांगा ही नहीं। नैना तो फिर भी जिद्दी है और मुंहफट भी, लेकिन तुम मेरी सबसे प्यारी बच्ची हो, हमेशा शांत रहने वाली और मेरी परेशानी समझने वाली। मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है तारा, और अपने आंसू विदाई वाले दिन के लिए संभाल कर रखो। अब तुम अभी से मुझे रुला दोगी तो मैं सारे काम कैसे संभालूंगी। अभी तारा और राधिका जी बात कर ही रहे थे कि तब तक नैना वहां आ गई। उसने राधिका जी के मुंह से अपनी बुराई सुन ली थी। वो राधिका जी के पास आई और उनके गले में हाथ डालते हुए कहा, अच्छा माँ, तुम्हें जिद्दी और मुंह फट हो, ये तो गलत बात है माँ। अब दीदी इधर से जा रही है तो आप उसकी तारीफ कर रही हैं और मेरी बुराई। जाइए, मैं आपसे नाराज हूँ। नैना की बात सुनकर राधिका जी ने रोते रोते मुस्कुराते हुए नैना से कहा, नहीं नहीं, तुम दोनों ही मेरी प्यारी बच्चियां हो, बहुत समझदार। और ऐसा कहकर राधिका जी ने उन दोनों को अपने गले से लगा लिया। अनिल बाहर दरवाजे पर खड़े होकर ये सब देख रहा था। उसकी आंखों में भी आंसू थे, और जैसे ही नैना ने अनिल को देखा, उसके हाथ के इशारे से अनिल को भी अपने पास बुला लिया और राधिका जी से कहा, अब इससे पहले कि भैया आपसे नाराज हो जाए, इन्हें भी गले लगा लो। इस वक्त उन्हें भी आपके प्यार की झप्पी की जरूरत है। राधिका जी ने मुस्कुराते हुए उन तीनों को गले लगा लिया। सभी की आंखें भीगी हुई थी। वो पल ही ऐसा था कि कोई बिना रोए रह नहीं सका। राधिका जी और अनिल नीचे आ गए थे और शादी की तैयारियां देख रहे थे। कल मेहंदी का फंक्शन था और परसों शादी। मेहमानों का आना जाना जारी था। नैना तारा का सूटकेस लगा रही थी। जो कपड़े उसकी सास देकर गई थी और जो उसकी माँ ने खरीदे थे, वो सारे ही कपड़े सूटकेस में लगा रही थी। मेकअप का सामान और बाकी की जरूरी चीजें सब कुछ नैना ने सलीके से तारा के सूटकेस में लगा दिया था। सब कुछ सेट हो गया था और नैना ने तारा की ओर देखते हुए कहा, लो भाई, कर दी तुम्हारी यहाँ से जाने की तैयारी, अब तो खुश हो ना। तारा ने नैना के सर पर हाथ फेरते हुए कहा, इस पल के लिए कौन तैयार होता है नैना। कोई लड़की नहीं चाहती कि वो अपने माँ के घर से जाए, लेकिन ये रीत ही ऐसी है कि हर लड़की को यहाँ से जाना ही पड़ता है। नैना ने तारा का गाल खींचते हुए उससे कहा, अब फिर से इमोशनल मत हो जाना, रोने के बाद मेरी आंखें सूख जाती है, बहुत बुरा चेहरा लगता है, सारे मेहमान आ रहे हैं, मेरा ऐसा चेहरा देखकर सब क्या कहेंगे। नैना की बात सुनकर तारा धीरे से मुस्कुरा दी। नैना ने तारा से कहा, अब मैं नीचे जा रही हूँ, माँ बुला रही है, शायद सबको खाना लगाना है, थोड़ी देर में तुम्हारे लिए भी खाना लेकर आऊंगी, हम दोनों आज साथ में खाना खाएंगे, ठीक है ना। तारा ने हाँ में सर हिला दिया और जैसे ही नैना कमरे से बाहर आई, तारा ने तुरंत अपने कमरे का दरवाजा लगा लिया। जैसे नैना के जाने के बाद उसके शरीर में एक अलग सी फुर्ती आ गई थी। वो बिजली की तेजी से अलमारी की तरफ बढ़ी। अलमारी में उसने एक बैकपैक रखा हुआ था। उसने जल्दी से उस बैकपैक में अपने कपड़े डालना शुरू किया, वही कपड़े जो वो रोजमर्रा में पहनती थी। जरूरत के कपड़े लेकर उसने तुरंत उन गहनों की पोटली उठाई जो उसकी माँ ने उसे संभाल कर रखने के लिए दिए थे। उसने वो पोटली अपने बैग में कपड़ों के बीच में दबा कर रख ली और उनके साथ साथ कुछ कैश भी था। तारा ने तुरंत कैश भी उठाकर संभाल कर अपने बैग में रख लिया और ये सब करते वक्त तारा की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। उसने अपना फोन निकालकर उसको देखा और फिर अपने बैग से एक नई सिम निकाली और अपनी पुरानी सिम निकालकर तोड़ दी। उसने वो नई सिम फोन में डाली और बैकपैक को उसने संभाल कर अपनी अलमारी में सबसे पीछे छुपा कर रख दिया ताकि कोई उस बैकपैक को देख ना पाए। और फिर वो बेड पर आकर आंखें बंद करके भारी मन से बैठ गई। तारा आंख बंद करके बिस्तर पर बैठी हुई थी, जैसे मन ही मन किसी गहरी सोच में हो। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे और तभी नैना फिर से कमरे में आई। उसके हाथ में खाने की थाली थी। तारा को इस तरह से रोते हुए देखकर उसे तारा पर बहुत तरस आया। वो खाना लेकर तारा के पास पहुंची और तारा से कहने लगी, क्या हुआ दीदी, आप तो ऐसे रो रही हैं जैसे आपकी शादी जबरदस्ती करवाई जा रही हो। मैं मानती हूँ लड़कियों को ससुराल जाने का दुख होता है, लेकिन साथ ही साथ एक खुशी भी तो होती है कि अब उनका नया घर संसार होगा। लेकिन आपको देखकर ऐसा लग रहा है जैसे आपकी तो दुनिया ही लुट गई हो। बस करिए दीदी, इतना मत रोइए, सचमुच आपका चेहरा खराब हो जाएगा। नैना की बात सुनकर तारा ने अपनी आंखें खोली और आंसू पोंछते हुए उसने नैना से कहा, मेरे जाने के बाद तो सबका ख्याल रखेगी ना। नैना ने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से तारा की तरफ देखते हुए कहा, ऐसा क्यों कह रही हो दीदी, आप ही तो कह रही थी कि आप शादी के बाद भी यहाँ रहकर नौकरी करेंगी, और आपने ही तो कहा कि आप हमारा भी ख्याल रखेंगे, फिर आप ऐसे क्यों कह रही हो। तारा ने सिसकते हुए नैना से कहा, बस तुम्हें मजबूत कर रही हूँ, अब तुम बड़ी हो गई हो, अगले साल 19 की हो जाओगी। माँ का ख्याल रखना, भाई का भी बहुत अच्छी तरह से ख्याल रखना, भाभी भी अच्छी ही है, उनकी बातों का भी बुरा मत मानना, और बच्चों का भी ख्याल रखना। माँ और भाई भाभी नौकरी में बिजी रहते हैं, तुम सबका अच्छी तरह से ख्याल रखना। मेरे जाने के बाद किसी की आंखों में आंसू नहीं आने चाहिए। तारा की बात सुनकर नैना ने हैरान होते हुए कहा, तुम ऐसी बातें करके मुझे डरा रही हो। तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे तुम हमेशा हमेशा के लिए हमें छोड़कर कहीं जा रही हो।
तारा ने नैना से कहा, शादी के बाद तो यही होता है ना, लड़की चाहकर भी अपने मायके नहीं आ पाती है। मुझे नहीं पता है कि मैं कब तुम्हारे पास आऊंगी। नैना ने एक बार फिर तारा से कहा, पर तुम तो कह रही थी कि तुम दुबई नहीं जाओगी, फिर तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? कहीं तुम्हारा और कोई इरादा तो नहीं है ना दीदी? कहीं तुम कुछ और ही तो नहीं सोच रही हो या करने वाली हो? प्लीज मुझे बता देना, हमें इस तरह से धोखा मत देना। नैना की बात सुनकर तारा थोड़ा डर गई थी। उसने अपने आंसू पोंछते हुए नैना से कहा, नहीं नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था। असल में शायद अभी मुझे 1 साल के लिए दुबई जाना पड़े, इसीलिए ऐसा कह रही थी। तुम तो खामखा क्या फालतू की बातें कर रही हो। मैं ऐसा वैसा कुछ नहीं सोच रही हूँ और ना ही करने वाली हूँ। नैना ने राहत की सांस लेते हुए कहा, वही तो, तुम तो फिल्मों की तरह बात कर रही थी। वो फिल्मों में होता है ना, जब लड़की अपने घर से भागने वाली होती है तो इसी तरह से अपनी बहन से बात कर रही होती है। बाप रे, तुम्हारा चेहरा भी बिल्कुल वैसा ही लग रहा था। मैं तो डर गई। वैसे मुझे पता है तुम बहुत समझदार हो, तुम ऐसा गलत कदम कभी नहीं उठाओगी। तारा ने हाँ में गर्दन हिलाते हुए कहा, लाओ, आज मैं तुम्हें अपने हाथ से खाना खिलाती हूँ। माँ को भी बुला लो, उन्होंने भी इस भागदौड़ में पता नहीं खाना खाया होगा कि नहीं। आज उन्हीं के साथ खाना खाते हैं। नैना ने तारा से कहा, मैंने माँ को खाना खिला दिया है, उन्हें दवाई देनी होती है ना, इसीलिए। बस मैं और तुम ही बचे हैं, भाई और भाभी ने भी खा लिया है और रिश्तेदारों ने भी। चलो तुम मुंह खोलो, मैं तुम्हें खाना खिलाती हूँ। और फिर ऐसा कहकर नैना तारा को खाना खिलाने लगी और तारा बेमन से खाना खा रही थी। अगले दिन सुबह सुबह घर में सजावट करने के लिए लोग आ गए थे। छोटा सा घर लोगों से खचाखच भर गया था। तारा को मेहंदी लगाने के लिए 2 लड़कियां आई थी और फिर मेहंदी का कार्यक्रम भी शुरू हो गया। तारा की सहेलियां, नैना की सहेलियां, पूरा घर लोगों से भरा हुआ था। पूरे घर में रौनक का माहौल था। आज यशोधरा जी भी आई थी और आश्चर्य की बात थी कि वो जबरदस्ती अपने साथ प्रियांश को भी लेकर आई थी। प्रियांश ने सफेद कलर का कुर्ता पजामा पहना हुआ था। आज वो बहुत खूबसूरत लग रहा था, बहुत ही हैंडसम। और जैसे ही प्रियांश घर के अंदर आया और जैसे ही नैना की नजरें प्रियांश से टकराई, बिना बात के ही प्रियांश को देखकर नैना शर्मा गई। उसने अपनी नजरें नीचे झुका ली। नैना ने हल्के गुलाबी रंग का लहंगा पहना हुआ था। वो बहुत प्यारी लग रही थी। उसके खुले हुए बाल और कानों में बड़े बड़े झुमके, आंखों में मोटा मोटा काजल नैना को एक अलग ही रूप दे रहा था। नैना और प्रियांश आमने सामने थे और दोनों की नजरें आपस में टकराई। दोनों एक दूसरे को देख रहे थे कि तभी किसी ने बड़ा वाला फैन पंखा चला दिया। नैना की चुनरी उसके गले से उड़कर प्रियांश के चेहरे पर जाकर चिपक गई। पंखा इतना तेज था कि चुन्नी प्रियांश के चेहरे पर लिपटी हुई थी और नैना चुन्नी की ओट से प्रियांश को देखे जा रही थी और प्रियांश जैसे कहीं गुम हो गया था। और तभी नैना को यह एहसास हुआ कि उसकी चुन्नी उसके गले से हटकर प्रियांश के चेहरे पर लिपटी हुई है। उसने हाथ बढ़ाते हुए प्रियांश के चेहरे से चुन्नी हटाकर अपने गले में दबाकर डाल ली, लेकिन प्रियांश जैसे अभी भी खोया हुआ था। नैना ने गुस्से से पलटकर प्रियांश से कहा, तुम मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हो? प्रियांश ने भी अकड़ते हुए नैना से कहा, तुम्हें नहीं, तुम्हारे बिखरे हुए बाल देख रहा हूँ, बिल्कुल चुड़ैल लग रही हो। जाओ अपने बाल ठीक कर लो, वरना तुम्हें देखकर कोई डर जाएगा। नैना की धड़कन बहुत तेज थी। अपने आप को प्रियांश के इतने करीब पाकर वो अपने आप को एक बार फिर लड़खड़ाता हुआ महसूस कर रही थी। उसने अपनी आंखें बंद की और जोर की सांस ली और फिर उसने गुस्से से अपना मुंह टेढ़ा करके प्रियांश को देखा और फिर तारा के पास चली गई। प्रियांश नैना को देख रहा था। यशोधरा जी ने पीछे से आवाज लगाते हुए प्रियांश से कहा, अरे तुम वहाँ क्यों खड़े हो? इतनी भीड़ थी कि मुझे पता ही नहीं चला कि तुम कहाँ चले गए हो। चलो यहाँ आओ, यहाँ आंगन में बैठो। देखो तो जरा, सब कितना अच्छा डांस कर रहे हैं। बस प्रियांश, अब तो तुम भी जल्दी से शादी कर लो। मेरा भी मन है कि घर के आंगन में भी ऐसी ही रौनक हो जाए। सच कितना अच्छा लग रहा है आज राधिका के घर। यशोधरा जी बोले जा रही थी और प्रियांश के कान में जैसे उनकी एक भी आवाज नहीं पहुंची थी। वो बस एकटक नैना को देख रहा था। तभी यशोधरा जी की नजर प्रियांश पर पड़ी। उन्होंने प्रियांश को हिलाते हुए कहा, अरे भाई, तुमसे ही कह रही हूँ, कुछ सुना तुमने? प्रियांश ने हड़बड़ाते हुए कहा, हाँ माँ, सुना ना। आप कह रही थी कि नैना की शादी भी जल्दी हो जानी चाहिए, है ना? यशोधरा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे भाई, मैं नैना की शादी की बात नहीं कर रही थी, तुम्हारी शादी की बात कर रही थी। अच्छा चलो, अब पीछे चलकर बैठते हैं। इधर राधिका जी ने नैना को बुलाकर कहा, बेटा, मैडम आई है, जाओ तुम उनका ध्यान रखना। और प्रियांश बाबू भी आए हैं, देखते रहना, उन्हें किसी चीज की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। वो हमारे घर में मेहमान बनकर आए हैं, हमें उनका सम्मान करना है, ठीक है ना बेटा? माँ की बात सुनकर नैना ने हाँ में सर हिला दिया। लेकिन आज न जाने क्यों प्रियांश के सामने जाने में नैना के दिल की धड़कन बार बार बढ़ रही थी। वो जानबूझकर प्रियांश के सामने नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि आज उसे भी प्रियांश की बदली हुई नजरों में कुछ अजीब सा एहसास नजर आया था। नैना धड़कते हुए दिल के साथ प्रियांश और यशोधरा जी के पास पहुंची और उसने यशोधरा जी की तरफ देखते हुए कहा, आंटी, आप क्या लेंगी, ठंडा या गर्म? यशोधरा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, ये तो हमारा ही घर है, ऐसी कोई बात नहीं। आप बाकी लोगों को देखो, मुझे जो चाहिए होगा मैं खुद ही ले लूंगी, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। नैना ने एक बार फिर यशोधरा जी से कहा, नहीं नहीं आंटी, कोई बात नहीं, माँ ने स्पेशली मुझे ड्यूटी दी है कि मुझे आप लोगों का ख्याल रखना है। अब आप बता ही दीजिए ना, मैं आपके लिए ले आती हूँ। यशोधरा जी ने नैना से कहा, अब तुम इतना पूछ रही हो तो फिर मुझे एक कप गरम गरम चाय पिला दो। बाकी प्रियांश का उससे ही पूछो, उसके मूड का मुझे कुछ नहीं पता कि कब उसको कॉफी चाहिए होती है और कब कोल्ड ड्रिंक, कुछ नहीं मालूम। नैना ने प्रियांश की ओर अपनी पलकें उठाकर देखते हुए धीरे से कहा, आप क्या लेंगे? प्रियांश भी शून्य में खोया हुआ नैना की आंखों में ही देख रहा था। एक बार फिर नैना ने प्रियांश को टोकते हुए कहा,
मैंने पूछा, आप क्या लेंगे, ठंडा या गरम? लेकिन प्रियांश अभी भी नैना की आंखों में एकटक देखे जा रहा था। यशोधरा जी ने प्रियांश को कोहनी मारते हुए कहा, ओफो प्रियांश, क्या हो गया तुम्हें आज? बीच बीच में कहाँ गुम हो जा रहे हो? वो कुछ पूछ रही है, उसका जवाब क्यों नहीं दे रहे हो बेटा? नैना, तुम उसे ऐसे ही रहने दो, वहाँ कोल्ड ड्रिंक रखी है, ये खुद ही जाकर ले आएगा। ये कोई मेरी तरह बूढ़ा थोड़ी हुआ है, इसे इसके हाल पर छोड़ दो। नैना ने तुरंत अपनी पलकें झुका ली और वहां से जाने लगी। यशोधरा जी ने प्रियांश से कहा, जब तुम पिछली बार आए थे तो तुम चुप नहीं हो रहे थे, और आज आए हो तो कुछ बोल नहीं रहे हो। तुम्हें क्या हो जाता है प्रियांश? मुझे समझ नहीं आता। प्रियांश ने अपनी माँ की तरफ देखते हुए कहा, आप ही तो समझा कर लाई थी कि चुप रहना, कुछ बोलना नहीं। अब चुप हूँ तो भी आपको प्रॉब्लम है। यशोधरा जी ने अपने माथे पर हाथ रखते हुए कहा, हे भगवान प्रियांश, तुम्हें तो भगवान भी नहीं समझ सकता। मैंने ये थोड़ी ना कहा था कि मौन व्रत धारण कर लेना, मैंने तो तुमसे ये कहा था कि फालतू मत बोलना। अब तुम तो किसी भी बात का जवाब ही नहीं दे रहे, और ये बार बार नैना को घूर क्यों रहे हो? कितना बुरा लगता है, वो क्या सोच रही होगी? प्रियांश ने अपनी माँ की तरफ देखते हुए सफाई दी, मैंने उसे कब घूरा? अब क्या मैं देख भी नहीं सकता हूँ? वो मुझसे बात कर रही थी तो आई कांटेक्ट तो होगा ही ना। अच्छा आप रहने दीजिए, मैं वहाँ जा रहा हूँ अपने लिए कोल्ड ड्रिंक लेने, आपको कुछ चाहिए तो बता दीजिए। यशोधरा जी ने अपने दोनों हाथ जोड़ते हुए प्रियांश से कहा, तुम तो रहने ही दो, आज नैना मेरे लिए चाय ले आएगी, तुम्हें जो चाहिए तुम खुद ले लो। आंगन के दूसरे कोने में नाश्ते का कॉर्नर लगा हुआ था। प्रियांश वहां गया। नैना यशोधरा जी के लिए चाय निकाल रही थी। प्रियांश आकर ठीक नैना के बगल में खड़ा हो गया, और जैसे ही प्रियांश की कोहनी नैना की कमर से टच हुई, नैना ने झटके से पलटकर प्रियांश की तरफ देखा। प्रियांश उसके बिल्कुल बगल में खड़ा हुआ था। नैना को इस तरह अचानक अपनी तरफ देखते हुए प्रियांश को थोड़ा अजीब लगा। उसने संभलते हुए कहा, आई एम सॉरी, वो गलती से टच हो गया था, मैं अपने लिए कॉफी लेने आया था। नैना अपना सिर झुकाते हुए दोबारा चाय बनाने लगी, और प्रियांश अपने लिए कॉफी बनाते हुए बार बार तिरछी नजरों से नैना की तरफ देख रहा था। नैना को अब सचमुच बहुत अजीब और असहज लग रहा था। प्रियांश को इस तरह से बार बार देखते हुए उसे समझ नहीं आ रहा था कि प्रियांश इन बदली हुई नजरों से उसे क्यों निहार रहा है। और जैसे ही प्रियांश कॉफी का मग लेकर यशोधरा जी के पास जाने लगा, नैना ने उसे रोकते हुए गंभीर स्वर में कहा, एक मिनट प्रियांश, तुमसे कुछ बात करनी है। प्रियांश कॉफी का मग लेकर नैना की तरफ पलटा और अपनी पुरानी अकड़ दिखाते हुए कहा, लेकिन मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। मुझे पता है तुम उस दिन के लिए मुझसे सॉरी कहना चाह रही होगी, लेकिन मुझे तुम्हारी सॉरी नहीं सुनना है। प्रियांश की घमंडी बात सुनकर नैना को एक बार फिर से बहुत तेज गुस्सा आ गया। उसने प्रियांश से कहा, एक मिनट प्रियांश, तुम यही रहना, मैं अभी आती हूँ। और ऐसा कहकर नैना पहले यशोधरा जी के पास गई और उन्हें आदर सहित चाय नाश्ता देकर वो दोबारा प्रियांश के पास लौट आई। प्रियांश अभी भी वही एटीट्यूड में खड़ा हुआ था। नैना अपने दोनों हाथ फोल्ड करके प्रियांश के सामने तनकर खड़ी हो गई और उसने प्रियांश की आंखों में देखते हुए कहा, वैसे तो मेरी माँ ने मना किया था कि मैं तुमसे बिल्कुल भी ना उलझूं, लेकिन लगता है कि जब तक तुम मेरे मुंह से कुछ सुन नहीं लोगे तब तक तुम्हें भी चैन नहीं आएगा। वैसे तुमसे ये किसने कहा कि मैं तुमसे माफी मांगने वाली हूँ? प्रियांश ने अपनी आंखें चढ़ाते हुए छुड़ाने वाले लहजे में कहा, तो फिर क्या मेरे बिजनेस के बारे में बात करने के लिए रोका था? प्रियांश की ये बात सुनकर नैना का पारा चढ़ गया। उसने अपनी एक उंगली उठाते हुए प्रियांश की तरफ तान दी और कड़े शब्दों में कहा, मिस्टर प्रियांश, आप अपनी हदों में रहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, मुझे तुमसे कोई माफी नहीं मांगनी है, और दूसरी बात, तुम मुझे इस तरह से क्यों देख रहे हो? तुम्हारा इस तरह से देखना मेरे लिए बहुत अनकंफर्टेबल और अननोइंग है। हटो मेरे रास्ते से, और मुझे इस तरह से देखना भी बंद करो, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। इतना कहकर नैना वहां से पलटने लगी। जैसे ही नैना वहां से मुड़ी, प्रियांश के भीतर का गुस्सा भी भड़क उठा। उसने फुर्ती से आगे बढ़कर जोर से नैना की कलाई पकड़ ली और उसे रोकते हुए कहा, एक मिनट मिस नैना, तुम क्या समझती हो कि हर बार तुम मुझे अपनी कड़वी बातें सुनाकर चली जाओगी और मैं चुपचाप सुन लूंगा? वैसे तुम अपने आप को समझती क्या हो? कोई हीरोइन हो? एक नंबर की घमंडी, नकचड़ी और मुंहफट लड़की हो तुम। प्रियांश के मुंह से ओछी बात सुनकर नैना के स्वाभिमान को गहरी ठेस लगी और उसकी आंखों में आंसू आ गए। प्रियांश ने अभी भी उसकी कलाई को जोर से जकड़ रखा था। उसने पूरी ताकत से अपना हाथ झटक उसकी पकड़ से छुड़ाया और रोते हुए कहा, तुमसे इसी घटिया बात की उम्मीद थी प्रियांश। मुझे अच्छे से पता था कि तुम अपनी इस अमीर सोच से जरूर कुछ इसी तरीके की बात करोगे, बिल्कुल छोटी और गिरी हुई बात। तुमसे और कोई उम्मीद है भी नहीं। गलती हो गई मुझसे कि मैं तुम्हें एक पल के लिए थोड़ा इंसान समझने लगी थी, लेकिन तुम बहुत ही बददिमाग, घमंडी और एक नंबर के बदतमीज हो। तुमसे कुछ भी कहने का कोई फायदा नहीं है। ऐसा कहकर नैना रोते हुए अपने आंसू पोंछते हुए वहां से तेजी से चल गई। नैना को अपनी वजह से इस तरह से रोते हुए जाता देख प्रियांश को अंदर से बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। उसका गुस्सा अचानक शांत हो गया और उसकी जगह एक अजीब सी छटपटाहट ने ले ली। उसने गुस्से और आत्मग्लानि में जोर से अपनी दोनों मुट्ठियां बांध ली और मनी मन अपने आप को बुरी तरह कोसने लगा कि क्यों उसे बार बार नैना को देखकर गुस्सा आ जाता है, और क्यों वो चाहकर भी उसके सामने अपनी भावनाओं पर काबू नहीं कर पाता और हमेशा ऐसी कड़वी बातें बोलकर उसे रुला देता है।